सिंधी कल्चर क्या है? सिंधी कल्चर की खुसूसियात क्या है? कितना पुराना है ये सिंधी कल्चर? आखिर क्यों सिंधी लोग अपने कल्चर से इतना जुड़े हुए हैं? क्या वाकई सिंधी कल्चर इतना रिच है? इस जदीद दौर के अंदर सिंधी कल्चर की कहां पे एग्जिस्टेंस है? क्या आज भी सिंधी कल्चर उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने लगा हूं। और इन जवाबों के लिए जो किताब और जिस शख्स की किताब आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं, वो 1904 में सिंध के शहर सन में पैदा होने वाले और 1995 में सिंध के शहर कराची में वफात पाने वाले एक सिंधी स्कॉलर और मुफक्किर थे। और जदीद सिंधी तारीख के अंदर ये बहुत बड़ा नाम है। ये वो शख्स हैं जिसने सिंध को ना सिर्फ सियासी और मौशी महाज पे प्रोटेक्ट किया, बल्कि सकाफती महाज पे भी सिंध की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। ये वो शख्स हैं जिसने सिंधी कल्चर को जदीद तरह से बयान करने की कोशिश की है। ये वो शख्स हैं जिसने सिंधियों को ये रियलाइज़ करवाना चाहा कि आप हज़ारों साल पुराने एक मुनफरद कल्चर के मालिक हो। एंड ये किताब है सिंधी कल्चर बाय GM सैयद। इस किताब के अंदर हम दो मेन चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वो कल्चर के हवाले से है कि कल्चर है क्या, कल्चर बनता कैसे है, कल्चर की खुसूसियात क्या हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे हम। और सेकेंडली हम स्पेसिफिकली सिंधी कल्चर पे बात करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो कल्चर है क्या उसके हवाले से है। तो कल्चर बुनियादी तौर पे इंसान के अंदर मौजूद लातादाद जो जज्बात, ख्याल और अमाल का नाम जो है वो कल्चर है। कल्चर के अंदर आपके ज़ुबान भी आ जाती है, इस कल्चर के अंदर आपका रहन सहन भी आ जाता है, आपका समाजी ताल्लुकात भी आ जाते हैं, आपका लिबास आ जाता है, आप क्या पहनते हो, किस तरह से पहनते हो, ये सारी चीज़ें आपके कल्चर के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद ये कल्चर की राइटर कहते हैं कि हर कौम के पास एक कल्चर होता है और उस कल्चर की कुछ की खुसूसियात होती हैं। उसमें सबसे पहली खुसूसियात होती है आइडियोलॉजिक एंड रिलीजियस बिलीव्स के हवाले से कि हर कौम के पास उसके आइडियोलॉजीज एंड कुछ बिलीव्स होते हैं जिसके ऊपर वो खड़ी होती है। और उस कौम के पास उसके खाने पीने के जो तौर तरीके होते हैं, जो समाजी रहन सहन होता है, वो भी हर कौम के पास होता है। उसका लिबास अपना होता है, वो समाजी जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं उस कौम के, वो भी उसको अपने होते हैं और उसको वो कल्चर के अंदर आ जाते हैं। एंड तीसरा वो कहते हैं कि हर कौम के पास एक कल्चर होता है और उस कल्चर के लिए अंदर एक कौमी किरदार डेवलप होता है। और वो कौमी किरदार बुनियादी तौर पे किसी भी कौम के हज़ारों साल पुरानी जो तारीख होती है, जो तारीखी तजुर्बात होते हैं, जो रवायात होती हैं और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ नस्ली रुझानात होते हैं, वो सारे मिलके एक कौमी किरदार को जन्म देते हैं। और वो कौमी किरदार हर कौम के लोगों के नफ्सियात में इन्फिल्ट्रेट हो चुका होता है। और यही वजह है कि किन कौमों के अंदर आपको डिसेप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो किन कौमों के अंदर आपको वफादारी का अंसर ज़्यादा देखने को मिलेगा। किन कौमों के अंदर आपको मेहमान नवाजी को तरजीह देते हुए लोग मिलेंगे, तो किन कौमों के अंदर वो उसको फजूल कर्जा समझकर रद्द कर देते हैं। उसका जो चौथा भी वो कहते हैं कि किसी भी कौम के पास उसका आर्ट एंड लिटरेचर भी होता है, जो किसी भी कौम के किसी असासे से कम नहीं होता। और यही आर्ट एंड लिटरेचर होता है हर कौम का, जो उसके कल्चर को, उसकी तहजीब को हज़ारों सालों तक प्रोटेक्ट करता आ रहा होता है। ये इसका पहले चैप्टर के अंदर राइटर बात करते हैं। अब सेकंड चैप्टर के अंदर जो राइटर है सिंधी कल्चर के हवाले से बात करते हैं और दो मेन चीज़ें सिंधी कल्चर के हवाले से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो सिंधी कल्चर के कुछ की एलिमेंट्स पे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिंधी कल्चर के अंदर आ जाती है। सेकेंडली वो सिंधी कल्चर को आलमी कल्चर के तनाजुल में एक्सप्लेन करते हुए सिंधी कल्चर की स्टैंडिंग बताते हैं कि सिंधी कल्चर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है सिंधी कल्चर का वो है लव के हवाले से, प्रेम के हवाले से। और प्रेम को, मोहब्बत को सिंधी कल्चर के अंदर काफ़ी अहमियत हासिल है। और ये सिंधी कल्चर का ये आइडिया है कि जो मोहब्बत होती है वो इंसान के अंदर मौजूद जो तासुब परस्ती होती है, जो नफ़रत होती है और जो रूहानी गुर्बत होती है, उससे निजात दिलाती है। और सिंधी कल्चर ये समझता है कि जो नफ़रत होती है वो उसको कुफ्र की निगाह से भी देखता है, फिर चाहे वो नफ़रत किसी कौम के नाम या मजहब और ज़ुबान के नाम पे क्यों पैदा नहीं की गई हो। और जो सेकंड एलिमेंट है सिंधी कल्चर का वो है नॉन वायलेंस के हवाले से कि जो सिंधी सकाफत है वो अहिंसा की हामी है, वो तशद्दुद की नफ़ी करती है और ये समझती है कि जो असली जंग इंसान की, जो असली जिहाद है, वो बुनियादी तौर पे अपने नफ्स का है, ना कि इंसानों की कत्ल व गारत करने से। एंड जो तीसरा एलिमेंट है सिंधी कल्चर का वो है को एग्जिस्टेंस के हवाले से, यानी कि रवादारी का एलिमेंट पाया जाता है सिंधी कल्चर के अंदर।
सिंधी कल्चर दूसरे लोगों की कल्चर और जुबानों को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता है। और जो चौथा एलिमेंट है सिंधी कल्चर का, वो है नॉन अलायंस के हवाले से। और इसके अंदर राइटर कंडीशंस एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सिंधी कल्चर जो है वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करता है, और कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे सिंधी कल्चर, सिंधी सकाफत वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर सकती। और राइटर कहते हैं कि अगर बात मोहब्बत और नफरत की हो, अगर बात हक और नाहक की हो, अगर बात इंसाफ और नाइंसाफी की हो, अगर बात आज़ादी और गुलामी की हो, तो जो सिंधी कल्चर है वो हमेशा पहले वाले आंसर के साथ होता है, और ऐसे मामलात में सिंधी कल्चर गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करता। दूसरी तरफ वो कहता है कि अगर बात जो है वो मुख्तलिफ दो साम्राज्यी तबके जो हैं अपने तबकाती मुफाद के लिए जंग लड़ रहे हैं, या जो मुख्तलिफ मज़ाहब के जो अलंबरदार हैं वो मजहब की फितरी नेचर को भूल के अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में सिंधी कल्चर गैर जानिबदारी का मुजाहरा करता है। अब जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंधी कल्चर की, वो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से, कि जो सिंधी सकाफत है वो हक खुद इरादत की हामी रही है। वो अलग बात है कि तारीखी तौर पर सिंधी कल्चर पे, सिंधी ज़ुबान पे मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ कुव्वतों के इन्वेजन्स हुई, लेकिन फिर भी सिंधी कल्चर ने स्ट्रगल करके उसमें जो हक खुद इरादत है वो पाई है। एंड छठा जो इसका एलिमेंट है सिंधी कल्चर का, वो है फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, कि जो सिंधी कल्चर है वो कभी भी जुल्म के खिलाफ, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ खामोश नहीं रहता। ये था सिंधी कल्चर का पहला एस्पेक्ट। अब सिंधी कल्चर का जो दूसरा एस्पेक्ट है उसमें राइटर बुनियादी तौर पे सिंधी कल्चर को आलमी कल्चर के जो नज़रियात हैं उसको लिंक करते हुए उसकी स्टैंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले वो जो आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस बिलीफ्स के हवाले से मटीरियलिज्म एंड आइडियलिज्म के सिंधी कल्चर की स्टैंडिंग बताते हुए कहते हैं कि जो सिंधी कल्चर है, जो सिंधी सकाफत है, ये दोनों चीज़ों को मानता है। ऐसा नहीं है कि सिंधी कल्चर एक चीज़ को तस्लीम करके दूसरी से इनहराफ कर रहा हो, क्योंकि सिंधी कल्चर के अंदर यह तस्वर पाया जाता है कि जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें रूहानी अंसर भी पाया जाता है, तो उसमें मादी ज़िंदगी का भी किरदार है। तो ये दोनों चीज़ें का हामिल है। जमहूरियत और डिक्टेटरशिप के कॉन्सेप्ट में राइटर कहते हैं कि जो सिंधी कल्चर है वो जमहूरियत जैसे नज़रिए का हामी रहा है, जिसके अंदर ना सिर्फ फर्दी बल्कि कौमी लेवल पे जो हक होती हैं उसको कबूल किया जाता है, और ना सिर्फ कबूल किया जाता है बल्कि हर फर्द को अपने मुल्क के सियासी, समाजी और मुआशी मामलात में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के मामले में बात करते हुए राइटर कहते हैं कि जो सिंधी कल्चर है वो तारीखी तौर पे कौमपरस्ती का हामिल रहा है और हर उस साम्राज्य का मुखालिफ रहा है, चाहे फिर वो साम्राज्य किसी मजहब की गलत प्रचार करते हुए लोगों को मजलूम बना रहा हो, चाहे वो साम्राज्य कम्युनिज्म की शक्ल में इंसानी जो शख्सी और कौमी आज़ादी है उससे महरूम कर रहा हो, चाहे फिर वो साम्राज्य किसी पीर, वडेरे और सैयद की सूरत में क्यों ना हो, चाहे वो साम्राज्य किसी दूसरी शक्ल में क्यों ना हो जो मकामी लोगों को महरूम कराओ अपनी सरजमीन पे। ये इसका है। अब जो लास्टली वो बात करते हैं कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म के हवाले से, और इसके अंदर राइटर बुनियादी तौर पे मिडिल पाथ अख्तियार करते हैं कि जो सिंधी कल्चर है वो इन दोनों चीज़ों का हामी नहीं है। अब कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए सिंधी कल्चर कम्युनिज्म के जो खूनरेजी इनकलाब है उसका हामी नहीं है, बल्कि उसके एवज सिंधी कल्चर जो सोशलिज्म का जो इर्तिकाई सेटअप है उसका हामी है। ये आइडियोलॉजिकल बिलीव्स के हवाले से वो कहते हैं। एंड सेकंड के अंदर वो कहते हैं कि जिस तरह से हर कल्चर के पास अपना रहन सहन का, अपनी ज़िंदगी गुजारने का, अपने समाजी ताल्लुकात मेंटेन करने का जो तौर तरीका होता है हर कल्चर के पास होता है, इसी तरह सिंधी कल्चर के पास अपना जो सा वो समाजी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, अपनी तमद्दन है, अपना लिबास और खाने पीने की चीज़ें हैं। जो थर्डली राइटर कहते हैं कि हर कौम के पास अपना कल्चर होता है और उस कल्चर में उसका एक कौमी किरदार डेवलप होता है। इसी तरह सिंधी कौम के पास अपना कल्चर है, उस कल्चर के अंदर उसका एक कौमी किरदार डेवलप होता है, और उस कौमी किरदार के अंदर सिंधी कौम के पास हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती का तस्वर पाया जाता है कि जो सिंधी कौम लोग हैं उनके पास वो हुब्बुल वतन होते हैं ज़्यादा, और दो सूरों की अपनी पूरी फैमिली के साथ कुर्बान हो जाना और दौलत दरिया की अपने बेटों के साथ शहीद हो जाना और शाह बिलावल की घाणे में पीट जाना इस चीज़ का सबूत देती हैं कि सिंधी लोगों के पास हुब्बुल वतनी का आंसर पाया जाता है। एंड सेकेंडली राइटर कहते हैं कि जो कौमी किरदार के अंदर वो कहते हैं कि सिंधी कल्चर के अंदर इसार का तस्वर भी मौजूद है, यानी कि सिंधी सकाफत के अंदर जो कुर्बानी है उसका तस्वर भी पाया जाता है, और मूमल को राणे के लिए खुद को कुर्बान कर देना और सूही का मेहार के लिए उन्हीं रातों को दरिया पार करके वहाँ पे कुर्बान हो जाना, ये इस चीज़ की गवाही देती हैं कि सिंधी सकाफत के अंदर, सिंधी तहजीब के अंदर कुर्बानी का तस्वर भी पाया जाता है।
एंड थर्डली राइटर कहते हैं कि सिंधी तहजीब के अंदर, सिंधी सकाफत के अंदर आपको कोएग्जिस्टेंस भी नजर आएगी, यानी कि रवादारी भी देखने को मिलेगी आपको, और तारीखी तौर पे ये नजर आएगी। और इसके लिए आप शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शायरी है अगर वो उठा के देख ले तो उसमें आपको रवादारी देखने को मिलेगी। अगर आप रुअल फ़कीर और सचल सरमस्त की शायरी देखें तो उसमें आपको रवादारी का पैगाम नज़र आएगा। एंड उसके बाद राइटर कहते हैं कि जो सिंधी कल्चर है उसमें नॉन वायलेंस का भी अंसर पाया जाता है, कि सिंधी लोग तशद्दुद के हामी नहीं होते, वो तशद्दुद की हमेशा नफ़ी करते हैं। और कुछ लोग इस मिसकंसेप्शन को लेके बैठे हुए हैं कि जो सिंधी लोग हैं वो बुज़दिल हैं, उनमें बहादुरी नहीं है, वो लड़ते नहीं हैं। राइटर ये कहते हैं कि ये मिसकंसेप्शन है कि सिंधी लोग बहादुर नहीं हैं, बल्कि वो इस चीज़ के हामी हैं कि वो इंसानियत का कत्ल व गारत करने से की नफ़ी करते हैं, वो इंसानियत के साथ जुल्म करने से जो सा है वो उसका इनहराफ करते हैं। ये कतन तौर पे आप ये ना समझें कि सिंधी लोग जो हैं वो बुज़दिल हैं। और लास्टली वो कहते हैं कि जो सिंधी कल्चर है उसके अंदर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी कंपोनेंट पाया जाता है, जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि सिंधी लोग हक़ खुद इरादत का भी हामी रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उसको भी जो अपने मामलात का, अपने सियासी चीज़ों को डिस्कस करने का पूरा हक़ हो। लास्टली वो सिंधी आर्ट एंड लिटरेचर के हवाले से बात करते हैं कि जिस तरह से हर कौम के पास कल्चर है, उसका आर्ट एंड लिटरेचर होता है जो उस कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसी तरह सिंधी कल्चर के अंदर भी उसका अदब है जो सिंधी कल्चर को, सिंधी तहजीब को हज़ारों सालों से वो प्रोटेक्ट करता आ रहा है। उसी तारीखी रवायात को, तारीखी तजुर्बात को वो महफूज करता आ रहा है। एंड वो आर्ट के हवाले से कहते हैं कि सिंधी कल्चर के अंदर अपना आर्ट भी है, और वो आर्ट सिंधी कल्चर के अंदर अपनी मौसीकी भी का भी तस्वर पाया जाता है। सिंधी कल्चर के अंदर अपने साज भी हैं, जिस तरह से यकतारो पाया जाता है, हारमोनियम, ढोल जैसी चीज़ें भी सिंधी कल्चर के अंदर मौजूद हैं। सिंधी कल्चर के अंदर अपनी मुसव्वरी का तस्वर पाया जाता है। सिंधी कल्चर के अंदर अपना लिबास और रहन सहन का तस्वर पाया जाता है। तो ये सिंधी कल्चर के अंदर उसका अपना आर्ट भी मौजूद है। तो ये बुनियादी तौर पे 2 मेन चैप्टर्स हैं जिसके अंदर राइटर सिंधी कल्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।